नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षकों और उनके परिवारों को हुआ। तमाम शिक्षकों ने चुनाव प्रशिक्षण और ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमित होकर अपनी जान गंवाई। यहां तक कि आज सरकार, उसके मंत्री और जिला प्रशासन आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदारों को उस परिवार का दर्द भी नहीं दिख रहा जिस परिवार ने अपना सब कुछ और अपना पालनहार खो दिया। देखिए रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के बंकी ब्लास्ट में कंपोजिट विद्यालय बहादुरपुर नवीन की लगभग 61 वर्षीय प्रधान अध्यापिका परवीन एहसान के परिवार में मातम छाया हुआ है। यहाँ की प्रधान अध्यापिका त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमित हुई थी। इसके बाद ही हिंद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में उनकी एक बेटी ही बची हुई है। अब घर कैसे चलेगा ये सोचने की बात है। बेटी की आंसू है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। आज इस परिवार का कोई सहारा नहीं है क्योंकि मरियम की मां परवीन एहसान के वेतन से ही परिवार का पालन पोषण होता था। मां की मौत से दुखी मरियम फातिमा ने बताया कि कोविड ने मेरी मां को छीन लिया है। मेरी मां मेरे लिए सब कुछ थी, अब मेरे लिए सब कुछ खत्म सा हो गया है। मरियम ने बताया कि मां के जाने के बाद अब मैं पूरी तरह से अकेली रह गई हूँ। इस बार वो इलेक्शन की ड्यूटी कर रहे हैं तो मैंने भी उनको बहुत बोला था कि अब ना करिए इस बार इलेक्शन की ड्यूटी, पर उन्होंने बताया था कि इलेक्शन की ड्यूटी नहीं करेंगे तो FIR हो जाएगी, वो इलेक्शन की ड्यूटी करना ही पड़ेगा उन्हें। क्या वो 61 इयर्स की महिला को भेज रहे हैं वो इलेक्शन ड्यूटी पे, जिसमें वो उन्हें वैक्सीनेशन कराना भी जरूरी नहीं समझते थे कि एक 61 इयर्स की महिला को पहले वो अपनी ड्यूटी निभा रही हैं तो उन्हें आप उनके लिए एक नॉर्मल एक वैक्सीनेशन करा के भेजते, और उनके आने के बाद क्या उनका इतना फर्ज नहीं बनता था कि उन्हें एक प्रॉपर केयर, उनके लिए जो भी लोग गए थे वहां पे इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए उनके लिए एक अलग से कोई हॉस्पिटल या अलग से कहीं पे बेड्स अरेंज होते ताकि उन्हें जैसी जरूरत पड़ती हम उन्हें वहां एडमिट करा लेते। पूरी रात मुझे मम्मी को लेके जैसे ढूंढना पड़ा, क्या पता वो उसी टाइम एडमिट हो जाती, कोई ऐसा हॉस्पिटल अवेलेबल होता तो ये नौबत ना आती। मरियम ने कहा कि मेरा सवाल सरकार से है कि मेरी माँ को 61 साल की उम्र की महिला थी, उन्हें इलेक्शन ड्यूटी के लिए क्यों मजबूर किया गया। जब बीमार हुई तो उन्हें एक वेंटिलेटर बेड क्यों नहीं दिलाया गया। अगर समय रहते ही उन्हें वेंटिलेटर बेड मिल जाता तो शायद वो बच जाती। अब देखना यह होगा कि आखिर मरियम को कब तक इंसाफ मिलता है। अब देखना यह है कि कोरोना संक्रमण में और इस परेशानी के दौर में उनके परिवार के लोगों के लिए जीवन यापन का ये सहारा कौन बनेगा। बाराबंकी से के न्यूज के लिए रजी सिद्दीकी। कोरोना काल में जहां हर वर्ग के लोग इस महामारी और विषम समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कोई अस्पताल के लिए भटक रहा है तो कोई ऑक्सीजन और बेड के लिए। ऐसा ही मामला देखने को मिला गोरखपुर के धर्मपुर में, जहां एक परिवार के मुखिया का साथ उस परिवार से छूट गया और घर में कोहरा मच गया। खाने पीने के लाले पड़ गए। अब ऐसे में सरकारी सुविधाओं का लाभ ले पाना भी एक महिला के लिए मुश्किल है, जहां परिवार में उस महिला के अलावा 2 छोटे बच्चे हैं। कैसे होगा इनका गुजारा। पीड़ित परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी में अगर कोई सामान्य बीमारियों से भी जूझ रहा हो तो उसके लिए भी प्रशासन के पास कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में बेड की कमी। जो गिने चुने निजी अस्पताल हैं वो कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं और बचे हुए अस्पताल बिना कोविड रिपोर्ट के मरीजों को नहीं देख रहे हैं। ऐसे समय में अगर कोई आपातकाल सेवा हो तो मरीज कहां जाए। ऐसी ही एक कहानी हम आपको बता रहे हैं गोरखपुर के धर्मपुर की, जहां एक परिवार के मुखिया का साथ उस परिवार से छूट गया और घर में कोहराम मच गया। खाने पीने के लाले पड़ गए। अब ऐसे में सरकारी सुविधाओं का लाभ ले पाना भी एक महिला के लिए मुश्किल काम बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं पीपीगंज के धर्मपुर की, जहां नंदलाल विश्वकर्मा खेतों में काम कर रहा था। अचानक किन्हीं अज्ञात कारणों से खेतों में खड़े खड़े ही उसने दम तोड़ दिया। नंदलाल की पत्नी के भविष्य में अब एक छोटा सा आशियाना और 2 मासूम बच्चे ही रह गए हैं। नंदलाल को कुछ दिक्कत पहले से आ रही थी, लेकिन अस्पतालों की लाचारी और लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था बिगड़ने से नंदलाल ने
इलाज को लेकर घुटने टेक दिए और अपने आप को काल के गाल में खुद समा दिया। नंदलाल की पत्नी रीमा विश्वकर्मा की पीड़ा को देखते हुए किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी मदद के लिए आगे आई हैं और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं बच्चों की शिक्षा को लेकर जंगल कौड़िया के रवि प्रताप सिंह ने पूरी शिक्षा का जिम्मा भी लिया है। साथ ही कुछ पत्रकार भी मदद के लिए आगे आए हैं। और बहुत दुखी थे हमें, क्योंकि किसी का सहारा कोई नहीं बन सकता, लेकिन हाँ कुछ पल के लिए जब उनके पास हम चले उनको बहुत राहत मिल जाती है हमारे से कि जजमान जो भी करे चाहे उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई और चीज वापस नहीं आती है। लेकिन वो जब हम जाते हैं उनके पास में हेल्प करे, चाहे उनकी मैं क्या कहता अपने सीने पे लगा लेते, उनको बहुत खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है और ये ऊपर वालों को भी खुशी होती है। आज मैं उनके द्वार पे आई हूँ, जो भी हमारे तक हुआ है हमने वितरण किया, उनको दिया गया और आगे चल के भी करूंगी, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ। और मैं कुटिया पे चली गई, महामंडलेश्वर बन गई, संन्यास ले ली, तो ऐसे ये मतलब नहीं है कि मैंने अपनी समाज को छोड़ दिया, कि अपने जजमान दाता को छोड़ दिया। आज भी दुखित आएगी तो भी मैं वही काम करूंगी। पीड़ित परिवार के लिए अगर सरकारी सुविधाओं की बात की जाए तो हमेशा की तरह सरकारी योजनाओं का अकाल पड़ा हुआ है। अब ऐसे में परिवार को कैसे सरकारी मदद मिलेगी ये तो भविष्य ही बताएगा। गोरखपुर से के न्यूज के लिए अनुराग कुमार की रिपोर्ट। इनका क्या नाम है, सकीन है, और भी लड़के जो भी है हमारे साथ पूछना है कि जो भी होगा मैं करूँगी। कोरोना महामारी से अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ कोरोना महामारी एक परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ी। पूरे परिवार को कोरोना निगल गया। दरअसल लखनऊ में एक ऐसा परिवार है जहां महीने भर में कोरोना ने 8 लोगों की जान ले ली। ऐसे में इस परिवार के 5 लोगों की 13वीं एक ही दिन हुई। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। परिवार की 4 महिलाएं विधवा और कई बच्चे अनाथ हो गए। बता दें कि परिवार के 7 सदस्यों की मौत कोरोना संक्रमण व एक बुजुर्ग की मौत हार्ट अटैक से हुई। वहीं प्रशासन व सरकार द्वारा अब तक ना परिवार की सुध ली गई और ना ही किसी तरीके की कोई मदद की घोषणा की गई। पहले बुखार जुकाम ही गले में प्रॉब्लम हुई थी, तभी घर से जब मैं यहाँ गए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं घर पे नहीं थी, मैं खुद दवाई लेने गई थी छोटे वाले लड़के के साथ। और जब यहाँ मैं आई देखे कमरे में तो वो थे नहीं, तब ने फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं उठाए। फिर छोटे वाले भैया को फ़ोन किया, छोटे वाले भैया बोले कि वो भाभी यहीं पे आ गए, हॉस्पिटल एडमिट हो गए हैं। तब फिर वो डॉक्टर बोलते थे यार ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे। यही सब हम लोग घर पे इंतज़ार करते रहे कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। इसी तरह उनकी तबीयत बिगड़ते गई ऑक्सीजन के बिना। और फिर वो 24 को जब मैं गई तो उनकी बहुत हालत ख़राब थी। से लाखों जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। कई लोगों ने अपने परिवार के सगे संबंधियों को खो दिया, तो कितने अनाथ और यतीम हो गए। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के इमलियापुरवा गांव में, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की 1 महीने से कम अंतराल में मौत हो गई और शासन प्रशासन का कोई भी आदमी यहां पर सुध लेने नहीं आया। हम आपको दिखा दें कि यही घर है जहां पर कभी लोग मौजूद रहते थे, एक साथ कई परिवार रहते थे, बच्चे रहते थे, हमेशा घर भरा फूला रहता था। लेकिन अब इस घर में सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं नजर आता, क्योंकि यहाँ पर एक साथ 8 लोगों की मौत ने पूरे गांव में दहशत पैदा कर दी है। प्रशासन की बात करें तो ना ही कोई यहाँ पर सुध लेने आता है, ना ही किसी तरीके का इस गांव में सैनिटाइजिंग कराया गया, ना ही किसी तरह का कोविड टेस्ट कराया गया, ना ही कोई वैक्सीनेशन की बात की गई। उत्तर प्रदेश की सरकार दावे लाख करती है, इंतजाम लाख करती है, लेकिन कहीं अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो सब धरा का धरा रह जाता है। अभी बीते सोमवार को एक ही साथ 5 लोगों की तेरही की गई इसी घर में, तो पूरा गांव आंसुओं की बारिश में डूब गया। लेकिन प्रशासन का दिल पत्थर का बना हुआ है, कहीं से भी पिघलने का नाम नहीं ले रहा है। अब जिस तरीके से ऐसा जो मामला है दिल दहला देने वाला वो सामने आया और प्रशासन की आंखें अभी भी बंद हैं, तो अब देखना होगा कि जो दावे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, क्या वो सामने आते हैं, क्या कुछ होता है। शासन प्रशासन सबकी आंखें बंद है और मौन है। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी अब चुनाव आने वाला है,
तो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों में लग गया है। तो विपक्ष का भी कोई भी अगर बात करें बंदा तो यहाँ पर नजर अभी तक नहीं आया है और ना ही इस परिवार की सुध लिया है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। कोरोना की महामारी ने लाखों परिवार की जिंदगी छीन ली। तो वहीं लखनऊ की बात करें, लखनऊ में दिल दहला देने वाला मामला आया है। इमलियापुरवा गांव का थाना मड़ियाव लगता है, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की जिंदगी छीन ली गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं परिवार के, ओमकार सिंह जी। सर, क्या था पूरा मामला, किस तरीके से इन लोगों की मौत हुई? इन लोगों की मौत सभी को कोरोना से हुई। और सबसे पहले हमारा भतीजा है, भर्ती किया गया। उसके बाद में जब भाइयों के बुखार आया, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, ऑक्सीजन कहीं उपलब्ध नहीं था, तो हम एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध था, वहीं पर सभी लोग भर्ती हुए। वहाँ पर छोटा भाई खत्म हो गया। उसके बाद रेलवे अस्पताल में भर्ती करवाया गया रेलवे अधिकारियों द्वारा, और वहाँ पर एक एक करके सभी भाई खत्म। सरकार की तरफ से कोई मदद या किसी तरह की कोई मदद की गई, या हॉस्पिटल में किस तरीके की आप लोगों की परेशानी हुई जो एक इतनी मौतें हो गई कोरोना के कारण? अब हॉस्पिटल प्राइवेट था ही, जो उन्होंने पैसा मांगा हम लोगों ने दिया कि ये सब स्वस्थ हो जाए। लेकिन छोटा भाई हमसे निरंतर 3-4 दिन के बाद वो गुजर गया। उसके बाद हम रेल अधिकारियों के माध्यम से सभी लोगों को इंदौर हॉस्पिटल नादल चारबाग में भर्ती कराया। यहाँ पर एक एक करके सभी भाई खत्म। ये जो मौतें हुई हैं एक साथ 8 लोगों की, कितने अंतराल में, मतलब कितने दिनों में मौतें हुई? ये सर 22 दिनों के लगभग अंतराल में समाप्त हो गया था। पहली मौत हमारी 22 अप्रैल को हुई थी, हमारी छोटी बहन की, जो हमसे छोटी थी। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला भाई, जो सबसे छोटा भाई मेरा था, वो 15 मई को खत्म। उत्तर प्रदेश की सरकार दावे तो लाख करती है, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो जो देखने वाली बात सामने आई है कि 8 लोग जिसके परिवार के चले गए हों, कोई कमाने वाले ना हो, बच्चे हैं छोटे छोटे, किस तरीके से जीवन यापन करेंगे? सारे दावे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के खोखले नजर आते हैं। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। ग्राउंड रिपोर्ट में अलग अलग जिलों से हमने आपको 3 तस्वीरें फिलहाल दिखाई हैं और वहां पर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा जो है वो छुपाया जा रहा है, कितनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। इसके बाद हम संवाददाताओं से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट की। हम ब्रेक के पहले हमने आपको 3 जगह से तस्वीरें दिखाई, लखनऊ, गोरखपुर और बाराबंकी। लखनऊ में एक ही परिवार के 8 लोगों की मृत्यु महीना भर के अंदर हो गई और शायद इस दुख का अंदाजा मैं और आप नहीं लगा सकते हैं। बाराबंकी से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे कि एक माँ की डेथ हो जाती है जो कि इलेक्शन टाइम में ड्यूटी में थी। तो कहीं ना कहीं हालात बहुत खराब रहे इस कोरोना काल की दूसरी लहर में, और अधिकारियों की जो लापरवाही हमने लगातार देखी वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय
जरूर रही और अभी भी लगातार जो आंकड़े सरकार द्वारा दिखाए गए, जो सरकारी आंकड़े प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिखाए गए, वो आंकड़े जो हैं जमीनी हकीकत में काफी अलग नजर आए। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो लोग मर गए हैं उसके बाद उनके परिवार वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। तमाम तरीके की समस्याएं जो है वो उनके घर वाले फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके की उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद सफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाराबंकी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं राजी सिद्दीकी जी, और अनुराग कुमार हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सफ़ी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, और जिस तरीके से लखनऊ में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, ये दुख शायद मैं और आप नहीं समझ सकते हैं कि एक ही परिवार के महीना भर में अगर 8 लोगों की मौत हो जाती है। इस कोरोना काल में लाखों जाने गई हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने ये तस्वीर दिखाई ग्राउंड रिपोर्ट की कि वहां पर कोई भी जो अधिकारी है वो नहीं पहुंचा, किसी तरीके की कोई सुध नहीं ली गई, किसी तरीके की कोई मदद नहीं की जा रही, सैनिटाइजेशन का कार्य जो कि प्रशासनिक अधिकारियों का काम है वो काम तक नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? मोहम्मद सफ़ी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है मोहम्मद सफ़ी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रजी सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजी जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या कुछ पूरा मामला है, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए। रजी जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? सबसे पहले तो क्या पूरा मामला है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। आपको बता दें, बाराबंकी जनपद में एक प्रधानाचार्य जो प्रधानाध्यापक थी, उनकी कोरोना में ड्यूटी लगाई गई, जबकि वो 61 वर्षीय थी। उन्होंने उनकी बेटी का ये कहना है कि हमारी माता जो कि 61 वर्ष की थी, उनको इलेक्शन ड्यूटी पे क्यों लगाया गया, जबकि वो वृद्ध थी। और प्रशासन इसकी जांच करता कि जो वृद्ध है और इस कोरोना काल में उनकी ड्यूटी न लगाई जाती। अब ऐसे में उनकी माता का देहांत हो गया है, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन मरीजों का कहना है जो जिनकी माता वो बेसहारा हो चुकी हैं, उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। उनका हाल ये है कि अब वो किसके सहारे जिंदा हैं, ये सवाल कर रही है कि अब हम जिए तो किसके सहारे जिए। कोई शासन का आदमी यहाँ पे कोई सुध लेने नहीं आ रहा है उनकी, और वो हमेशा रोया करती है अपनी माता को याद करके। रजी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो शिक्षक जिन लोगों की मृत्यु हुई इस कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान, उन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वो आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं वो काफ़ी अलग हैं और ज़मीनी हकीकत में वो आंकड़े काफ़ी अलग हैं, तो क्या किसी तरीके की कोई मदद मिल पाई है? मैं आपको बताना चाहेंगे, जो सरकारी आंकड़े हैं उससे हट के ज़मीनी हकीकत के आंकड़े ये है कि काफ़ी मौतें हुई है, जो कि सरकारी आंकड़ों से बहुत ज़्यादा है। जिसको देखा जाए तो एक दिनों में 15 मौतें हुई है कोविड के दौरान। यहाँ पे ऑक्सीजन की काफी किल्लत होने के बाद ऑक्सीजन न मिलने से लोगों ने काफी जानें गंवाई हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए शासन प्रशासन की जो भी संस्थान आई है वो उन्होंने अपना काम किया है। कुछ प्राइवेट संस्थानों ने आगे आके मदद की, जिससे गैस की बात हो या दवाओं की बात हो उनको उन तक पहुंचाई गई है। जी राधी जी, ऐसे तमाम परिवार होंगे जहां पर जो ड्यूटी के दौरान जिन लोगों की मौत हुई, वहां पर क्या वाकई में ये जो मदद है, जो सरकार द्वारा मदद दी जा रही थी, क्या ये उन तक पहुंच पा रही है? क्या आपने और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, अगर मदद नहीं मिल पा रही है तो आखिर क्यों मदद नहीं दी जा रही है? आपको बताना चाहेंगे कि जो भी शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मदद दी जा रही है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई के तौर पर ही, कागज से ही देखने को मिलती है। दूसरी बात ये है कि अगर अधिकारियों की हम सिर ना कटे, सिर के ऊपर जगह रहे, बात करने को तैयार नहीं होता है अधिकारी कि अगर कहा जाता है कि उनसे बात करें तो वो बात करने को तैयार नहीं है। जिला अधिकारी की हम बात करें तो जिला अधिकारी जो डॉक्टर आदर्श सिंह है वो कभी भी किसी का फोन नहीं उठाते हैं। अगर उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये मदद किस तरह से पहुंच रही है या किस तरह से, तो हमेशा मौन धारण कर देते हैं, कहते हैं कि हम जो है हम बाइट डलवा देंगे या किसी तरीके से
हम करेंगे, या फिर ना बोल के वो चले जाते हैं। अभी हाल ही में एक बच्ची का मामला हुआ है जो वीडियो वायरल हुआ कि सरकारी संस्थान में दवा CHC पे मौजूद नहीं थे डॉक्टर। तो ऐसे में जब ये खबर वायरल हुई उसके बाद हर खबर पे जो तथ्य होता है उसको वीडियो आ जाता है कि ऐसा नहीं हुआ था। तो जो संस्थान जो मदद करना भी चाहती है या हम बात करें सरकारी आंकड़ों की, तो यहाँ पे जितने भी आला अधिकारी हैं वो किसी से बात करने को तैयार नहीं होते हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, कहीं ना कहीं सिस्टम की हालत काफ़ी बदहाल है और शायद यही वजह है कि जो लोग हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर से अनुराग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, गोरखपुर में एक परिवार ने अपने घर के मुखिया को खो दिया और उसके बाद आलम यह है कि कोई भी अधिकारी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, भले सिर्फ समाज सेविका जो हैं वही आगे आई और उनके परिवार के लिए मदद की। तो आखिर क्या वजह है जो अधिकारी जो किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं दे पा रहे हैं, परिवार को किसी तरीके की कोई सुध नहीं ले रहे हैं? क्या आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर का ये मामला है। गोरखपुर के धर्मपुर में परिवार जो नंदलाल का परिवार था, नंदलाल की मौत खेतों में हुई थी और खेतों में खड़े खड़े ही उसने दम तोड़ दिया था। आपको बता दें कि नंदलाल के घर में उनकी पत्नी रीमा विश्वकर्मा, दो पुत्र हैं उनके, दीपेंद्र और दीपक, ये बच्चे हैं। अब देखना यह है कि इनकी परवरिश कैसे होगी। जो शिक्षा, चाहे वह बात शिक्षा की करे चाहे बात इलाज की करे, अब देखना यह है कि उनकी परवरिश कैसे होगी। अगर प्रशासन की बात करें तो हर जो स्थानीय प्रशासन है उसको इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो आगे नहीं आए हैं। इसके बजाय जो गोरखपुर की महामंडलेश्वर किरण नंद गिरी हैं वो उभर कर सामने आई हैं और उनकी लगातार मदद करने का आश्वासन भी दिया है, कुछ राहत सामग्री भी पहुंचाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ पत्रकार और युवा साथी भी इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। जी बिल्कुल अनुराग, कहीं ना कहीं जो समाज सेविका है वो जरूर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो घर के मुखिया की जब डेथ हुई तो क्या उनका कोई टेस्ट हुआ था? क्या ये पता था कि वो कोरोना पॉजिटिव है? क्या इस तरीके की कोई जानकारी है? देखिए, जो जानकारी मिली है मैं आपको बता दूं कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन आपको बता दें कि इस महामारी में जहां अस्पतालों की अव्यवस्था की तस्वीरें आ रही है, जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो बिना कोविड रिपोर्ट के मरीज देने को तैयार नहीं है और जो गिने चुने अस्पताल हैं उन्हें भी कोविड अस्पताल बनाया गया है। अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सरकारी जो अस्पताल है वो तो राम भरोसे हो चुका है, क्योंकि गोरखपुर की कुल आबादी 44,40,895 और 44,40,895 की आबादी पर सिर्फ BRD के 650 बेड का होना ये लाजमी नहीं है। अब ऐसे में गरीब तबके के लोग सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन क्या हो तब जब सरकारी के सभी बेड भरे हों। सरकारी अस्पताल के सारे बेड भर चुके हैं, सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, सरकारी अस्पताल में बेडों की कमी चल रही है। तो ऐसे में गरीब तबके का इंसान जो है, जो गरीब तबके का आदमी है, वो किसी बड़े निजी अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता। आपको बता दें कि इस नंदलाल वाली घटना में कि इनमें पहले से लक्षण दिख रहे थे, लेकिन नंदलाल को यह बात पता था कि किस तरह अस्पतालों की व्यवस्था चल रही है। कहीं गोरखपुर में ऑक्सीजन नहीं तो कहीं गोरखपुर में बेड नहीं, कहीं गोरखपुर में अस्पतालों से जो जबरिया वसूली की जो बात सामने आ रही थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनुराग, इस तरीके की जो स्थिति है, इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो राज्य भर से हमने अलग अलग जिलों से देखी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की। आपको बता दें कि जो भी सरकारी आंकड़े हैं या जो भी सरकारी दावे हैं जमीनी हकीकत से काफी अलग हैं और इसीलिए हम आपको लगातार अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते रहते हैं कि जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो वो काफी अलग है, चाहे वो मौत के आंकड़ों की बात हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हो। कहीं ना कहीं स्थिति हर तरीके से लचर है। भले ही जो तस्वीर दिखाई जाती हो वो तस्वीर जमीनी हकीकत में काफी अलग है। लखनऊ, बाराबंकी, गोरखपुर, ये 3 तस्वीरें हमने आज आपको दिखाई। लखनऊ में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। वहां पर परिवार की सुध लेने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, वहां पर सैनिटाइजेशन का काम नहीं किया गया, बल्कि 8 लोगों की मौत हुई है तो कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, यहां तक कि वो काम भी नहीं करवाया गया। बाराबंकी में एक शिक्षिका जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी इलेक्शन के दौरान, उनकी मौत हो जाती है, इसके बाद परिवार का कोई सुध लेने नहीं पहुंचा। गोरखपुर में भी ऐसी एक तस्वीर सामने आई जहां पर घर का मुखिया खत्म हो गया और उसके बाद किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई सुध लेने की कोशिश नहीं की, ना ही ये जानने की कोशिश की कि आगे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं जमीनी हकीकत पर वो लगातार हम लोगों को देखने को मिल रही हैं और इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी हम ले रहे हैं। मोहम्मद सफी, आपके पास आऊंगी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, लखनऊ में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई और जिस तरीके से आपने जो तस्वीरें वहां की दिखाई और जिस तरीके से वहां के परिजनों ने जो बात बताई, वहां के जो बुजुर्ग व्यक्ति ने जो बात बताई कि कोई भी प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा, सैनिटाइजेशन का काम नहीं किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? सबसे पहले तो जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के इमलियापुरवा गांव का मामला है जहां पर एक ही परिवार के 8 लोग की मौत हो गई, बच्चे हैं, 4 विधवाएं हो गई, परिवार का बोझ आ गया। लेकिन अगर बात करें गांव के सैनिटाइजिंग को लेकर तो अभी तक 8 लोगों की मौतों के बाद भी प्रशासन की आंख नहीं खुली और अभी तक कोई वहां पर नहीं गया है ये जानने के लिए वो 8 लोगों का जो परिवार जो मौत हुई है, जो इतना बड़ा परिवार था, अब सिर्फ कुछ बच्चे और कुछ बुजुर्ग बचे हुए हैं, वो भरण पोषण कैसे करेंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा। अब रही सैनिटाइजिंग की बात तो पूरा गांव, इतना बड़ा इमलियापुरवा गांव है, वहां पर पूरा फेज 2 आ गया कोरोना काल का, इतनी बड़ी महामारी गुजर गई और अभी तक ना ही कोई प्रशासन का आदमी वहां पर गया और ना ही किसी तरह का सैनिटाइजिंग का वहां पर काम किया गया। अब बात करें हम बीते सोमवार 5 लोगों की एक साथ 13 भी हो गई, पूरा गांव इकट्ठा भी हो गया, पूरे गांव के आंखों में आंसू थे, लेकिन प्रशासन जो पत्थर दिल बना हुआ है अभी तक वो नहीं पसीजा और ना ही कोई गया। 5 मिनट के लिए सीएम महोदया वहां पर जाते हैं, उसके बाद वो भी चली जाती है ये आश्वासन देकर कि अभी कोई ना कोई अधिकारी आएगा, जांच करेगा, देखेगा क्या परेशानियां हैं, सारी परेशानियां दूर होंगी। हफ्ते भर से ज्यादा बीत गया, अभी तक कोई भी अधिकारी अमला वहां पर नहीं गया और ना ही किसी तरह की जानकारी ली। पूरे परिवार का बोझ सिर्फ एक बुजुर्ग के ऊपर आ गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाई एजुकेशन की पढ़ाइयां हैं, सबकी पढ़ाइयां रुक गई है। उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे कर रही है, योगी सरकार लाख दावे कर रही है कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी परिवार उजड़ गया है, उनकी देखरेख करी जाएगी, सारा जो उनका खर्चा है उत्तर प्रदेश की सरकार उठाएगी। लेकिन जो सारी बातें हैं वो धराशायी नजर आती है। बिल्कुल सफी, इस पर कोई शक नहीं है कि जमीनी हकीकत में चीजें काफी अलग हैं और शायद यही वजह है कि जनता इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है। कोरोना काल की दूसरी लहर में इतने सारे अपनों को खोया है लोगों ने और कहीं ना कहीं उसके बाद भी किसी घर का मुखिया खत्म हो गया। अभी जैसे लखनऊ में जो तस्वीर सामने आई जहां पर 8 लोग खत्म हो गए और पूरा भार एक बुजुर्ग पर आ गया है, उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी जो है वो सुध नहीं ले रहे हैं परिवार की। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात कह रहे हैं जहां पर इस तरीके की समस्याएं हैं वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जाएं, उनकी सुध लें, अगर उनकी कोई मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करें। उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी जो है वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, परिवार के बारे में बताया, उन आखिर क्यों सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, सैनिटाइजर इतना जरूरी है। एक परिवार में 7 लोगों की मौत हो जाती है कोरोना से, एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, उसके बाद सैनिटाइजेशन कितना जरूरी होता है गांव का, क्या ये बात प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं पता है? जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी से बात भी हुई और उन्होंने फिर एक आश्वासन दे दिया कि हम जाएंगे, जांच करेंगे, पूरे गांव में सैनिटाइजिंग का काम किया जाएगा। सैनिटाइजिंग तो छोड़िए, आरटीपीसीआर का जांच की जा रही है घर घर जाकर,
जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो जांच कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आ रही है। हफ्ता 10 दिन बीत जाता है, तो सैनिटाइजिंग तो बहुत दूर की बात है। सरकार कर रही है, सब कह रही है। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं वो लिखित में दे देते हैं कि सारी चीजें पूरी की जाएंगी, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जो उनकी बातें हैं वो सब धराशायी नजर आती है। पूरा गांव परेशान है, ना ही सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। 8 लोगों की मौतें हो गई, पूरा गांव सहमत डरा हुआ है, कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा है, ना ही कहीं आ रहा है, ना ही कहीं जा रहा है। लेकर काफी परेशानियां हैं। जो क्षेत्र के विधायक हैं अभी तक तो हाल चाल जानने तक नहीं गए कि किस तरीके से 8 मौतें हो गई, किस तरीके से इतने लोग मर गए कोरोना काल में। बात करें अगर सरकारी अस्पताल की, सरकारी अस्पताल के भी जो हाल है वो भी किसी से छुपे नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ले जाते हैं तो घर तक बेचना पड़ता है इलाज करने के लिए। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हाल है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सेवाएं हैं वो चरमराई पड़ी है, कहीं ना कहीं जरूर जिस तरीके से हाल सामने नजर आता है ये और ही बदहाल होने वाला है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सफ़ी की, ये जो हालात हैं ये कहीं ना कहीं बद से बदतर हैं और अधिकारियों ने जिस तरीके से आंख मूंद रखी है वो काफ़ी शर्मनाक है। राजी जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजी जी आपसे जानना चाहूँगी मैं, बाराबंकी में जिस बेटी की बात आप कर रहे हैं जिसकी माँ की मौत हो गई कोरोना काल में और इलेक्शन ड्यूटी के दौरान, उसके बाद क्या आपने वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी परिवार को वो आखिर क्यों नहीं मिल पा रही? जी आपको बता दें कि अभी मैंने जैसा कि बताया कि प्रशासनिक अधिकारी कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं बिजी बताते हैं अपने आप को इस सब चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं बात करने से कतराते हैं कि अब तक इनको सहायता क्यों नहीं मिली और क्यों नहीं दी जा रही है। इस संबंध में जिला अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे जिला अधिकारी का बाराबंकी में तानाशाही रवैया चल रहा है। वो मीडिया कर्मी से जल्दी बात करने को तैयार नहीं होते हैं, तो क्या बात की जाए। जी बिल्कुल रजी जी, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल आंख मूंद कर बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये चीख पुकार शायद सुनाई नहीं पड़ रही है और यही वजह है कि वहाँ की जनता जो है वो इतनी परेशान हो रही है। इस बेटी को इतना परेशान होना पड़ रहा है और बेटी जिस तरीके से सवाल पूछ रही है कि आखिर इलेक्शन क्यों करवाए, और कहीं ना कहीं ये सवाल पूछना भी लाजमी है क्योंकि उसने अपनी माँ को खोया है। कमाने वाली महिला थी वो घर की इकलौती, और कहीं ना कहीं ये तमाम समस्याएं जो हैं बहुत सारे परिवारों में देखने को मिल रही हैं। गोरखपुर से हमारे साथ अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग आपसे जानना चाहेंगे हम, आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हैं और जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो भी इस बात को लगातार कहते थे कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चूंकि बहुत खराब है अस्पतालों तक नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके का जो भ्रम है वो लोगों में है और कहीं ना कहीं डर है अस्पताल जाने का। देखिए मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि गोरखपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो कहने को ये सीएम सिटी कहा जाता है, गोरखपुर की सरमरा सी गई है। एक बार फिर तो बता दें कि गोरखपुर के सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड की संख्या बहुत कम है और जो बचे हुए अस्पताल हैं, जो निजी अस्पताल हैं, उनसे लगातार धनुगाही की शिकायत आती है, मनमानी तरह से वसूली की शिकायतें आती है। तो ये गरीब तबके के जो लोग हैं वो निजी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, वो अपने सरकारी अस्पताल पर भरोसा रखते हैं, वो अपने बजट के हिसाब से चलते हैं। लेकिन इस समय जब इस महामारी में जब अस्पताल भरे पड़े हैं तो वे कहाँ जाएं, क्या करें। कहीं ना कहीं ये नंदलाल की मजबूरी थी कि उसने अस्पताल ना जाना ठीक समझा और जिंदगी के सामने घुटने टेक दिए। जी बिल्कुल अनुराग हमारे साथ सफ़ी जुड़े हुए। सफ़ी आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर में कल एक खबर आई कि जब नगर निगम ने बताया कि 6000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मौत के आंकड़ों के साथ खेल खेला जा रहा है। जो सरकारी आंकड़े थे वो काफ़ी अलग थे। जिस तरीके से नगर निगम ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन 6000 कराए गए, 1 महीने में 6000 लोगों की मौत हुई। इस तरीके का खेल जो है वो अलग अलग जिलों में खेला जा रहा है। मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने वो एक अच्छी तस्वीर पेश कर सके, लेकिन ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग है। और सिर्फ कानपुर ही क्यों, लखनऊ में भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली कि मौत के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं वो उन आंकड़ों को छुपाते हैं और उसके बाद किसकी मौत कोरोना से हुई है, किसकी मौत कोरोना से नहीं हुई है, RT-PCR टेस्ट लिस्ट अपडेट नहीं की जाती है, आम जनता को भ्रमित किया जाता है ताकि कहीं ये पता ना चल जाए कि संक्रमितों का आंकड़ा कितना है। इस तरीके की जो लापरवाही है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अधिकारियों द्वारा की जा रही है और कहीं ना कहीं काफ़ी शर्मनाक है। सफ़ी जी
ये बता दो, जिस तरीके से नगर निगम आंकड़े जारी कर रहा है, जिस तरीके से सरकारी आंकड़े जारी हो रहे हैं, तो पहले से ही जितने भी आंकड़े हैं सरकारी वो झूठ है। क्योंकि अगर हम बात करें शमशान घाट के, अगर उस दिन 300 जो दाह संस्कार वो शमशान घाट में किए जाते हैं। अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 715 जो कब्रिस्तान में है वो मिट्टियां दफन होती हैं, लेकिन सिर्फ 40 बताई जाती है। तो जिस तरीके से शुरू से ही ये खेल चल रहा है आंकड़ों को लेकर, तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ वही दिखाए जाते हैं जो योगी जी को पसंद आ रहा है, क्योंकि योगी जी के सामने जो भी सामने आंकड़े रखे जाते हैं वो झूठ पेश किए जाते हैं और जमीनी हकीकत जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। मरने वालों की संख्या लाखों से ऊपर हो चुकी है, लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अभी हजारों में ही सीमित रह गई है। जी बिल्कुल सफ़ी, ये तस्वीर जो पेश की जा रही है अधिकारियों द्वारा, कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को भी समस्याएं हो रही हैं। जैसे कि जो अनाथ बच्चों के लिए सरकार जो कदम उठा रही है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार लेगी। अगर इस तरीके से आंकड़े छुपाए जाएंगे तो उन लोगों को मदद नहीं मिल पाएगी जिन्हें मदद की जरूरत है। और ये कहीं ना कहीं अधिकारियों को समझने की जरूरत है कि उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से, उनके आंकड़े छुपाने की वजह से उन लोगों का भरण पोषण में दिक्कत आएगी जिन लोगों को वाकई इसकी जरूरत है, इस मदद की जरूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके परिवार में नहीं बचा है, वो अपना जीवन कैसे यापन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तो कह दिया है कि जो बच्चे हैं अनाथ हो गए हैं उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी, लेकिन जो उनके अफसर है जब वो सही आंकड़े सामने पेश नहीं करेंगे, जब वो सही उनके सामने पेश नहीं करेंगे तो किस तरीके से उनकी देख पाएगी, जो उनकी मदद उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये खुद अपनी लाज बचाने, अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठे दावे पेश करते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कहीं कुछ और नजर आती है। और अभी भी लोग भूखे प्यासे परेशान है, लॉकडाउन लगा हुआ है तो कहीं खुल चुका है। अगर लखनऊ की बात करें तो स्थिति बदहाल हो रही है, बदसे बदतर होती जा रही है। तो अभी कुछ ही दिन की बात है जहां पर एक परिवार के 8 लोग मर गए, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहां पर देखने नहीं गया। उनके घर परिवार वालों से पूछिए, अगर बात करिए, हम सरकार की उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वो बात करने से इनकार कर देते हैं। 2 बार उन्होंने बात करने से मना कर दिया कि आप लोगों के दिखाने से कोई फायदा नहीं है, अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया। तो जिस तरीके से लोग नाराज है, जिस तरीके से लोग गुस्सा बैठे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, रोजी रोजगार बंद है, किसी तरीके की कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं आ पा रही है, सिर्फ दावे पेश किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सब कहीं ना कहीं धराशायी नजर आती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो विश्वास होता है सफ़ी, वो कहीं ना कहीं अब डगमगाता हुआ लोगों का नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं से विश्वास हो या फिर और जो अन्य सुविधाएं हैं उन पर विश्वास हो, वो कहीं ना कहीं अब डगमगा गया है। क्योंकि इस कोरोना काल की दूसरी लहर में लोगों ने बहुत सारी समस्याएं फेस की हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, रोजी रोटी की बात हो, तमाम तरीके की समस्याएं जो हैं वो लोगों को हुई और कहीं ना कहीं उनका विश्वास जो है अब वो हिल गया है। और शायद यही वजह है कि लोग अब कैमरे पर भी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुध नहीं ली जा रही है। और शायद यही वजह है कि हम लगातार इस कार्यक्रम में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, जनता को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं और सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आम जनता के साथ क्या हो रहा है, जमीनी हकीकत में क्या हो रहा है, प्रशासनिक अधिकारी जो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं वो कितना गलत है जमीनी हकीकत से। अनुराग, आपसे जानना चाहूंगी मैं, गोरखपुर की बात करें, सीएम सिटी कहा जाता है, गोरखपुर में क्या इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है कि सैनिटाइजेशन नहीं कराया जा रहा है, जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं? देखिए, हम गोरखपुर के प्रशासन की अगर बात करें तो जो सीएम के सपने हैं, जो सीएम के वादे हैं, कोई भी प्रशासन रहे, चाहे ये गोरखपुर जिला हो, चाहे वो बरेली जिला हो, चाहे बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, कोई भी जिला हो, इस कोरोना की दूसरी लहर ने जो ये त्रासदी फिर से 2021 में आई है, इसने सभी प्रशासन को नकारा बना दिया है। क्योंकि जो त्रासदी से पिछली बार ये जूझे हुए थे वही त्रासदी आज फिर से दोहरा रहे हैं और वो अब काम करने से उब चुके हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन तो नकारापन अपना साबित कर रहा है, आंकड़े छुपा रहा है। वो ये नहीं जानता कि उसके आंकड़े छुपाने से इस देश का, इस प्रदेश का क्या होगा। वो जो मौत को दावत दे रहे हैं ये लोग,
मौत को दस्तक दे रहे हैं, कोरोना को दस्तक दे रहे हैं ये लोग आंकड़े छुपाकर। क्योंकि अगर हमें आंकड़े पता नहीं चलेंगे, अगर हमें रियलिटी चेक नहीं करेंगे, तो यही लोग गांव में जाएंगे और गांव में, चाहे गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें, वहां कोरोना का दहशत काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये तो रही प्रशासन की बात, अगर जनप्रतिनिधि की बात करें तो आज जो है नंदलाल का परिवार गोरखपुर के धर्मपुर में जूझ रहा है। कहाँ है वो सांसद, कहाँ है वो विधायक, कहाँ है वो जनप्रतिनिधि? जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जब चुनाव आते हैं, 2022 के चुनाव आने वाले हैं, सभी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी किसी भी पार्टी से हो, अपने होर्डिंग और बैनर से घर घर जाते हैं और घर घर बैठकर उन गरीबों को, उन असहायों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, असहाय हो, सबके घर बैठकर रोटी तक खाते हैं जब चुनाव आते हैं। आज जब उसे रोटी की जरूरत है तो वो कहाँ लोग हैं? वो प्रतिनिधि कहाँ है? वो सांसद कहाँ है? वो विधायक कहाँ है? बिल्कुल अनुराग, इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों से देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं ये काफ़ी शर्मनाक तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने जब दौरा शुरू किया उसके बाद भले ही चीज़ें थोड़ी सुधरने लगी, लेकिन उससे पहले इतनी सारी मौतें हो चुकी हैं जिनकी चीख पुकार, जिनके परिजनों की चीख पुकार आज भी कानों में गूंज रही है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो कान में उंगली डालकर बैठे हैं और उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। और शायद यही वजह है, जो जनता है वो काफ़ी परेशान हो रही है। राजी हमारे साथ जुड़े हुए, राजी आपसे जानना चाहेंगे, हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से ठप हैं, बहुत हद तक स्थितियों को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री लगातार दौरे जरूर कर रहे थे, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत में चीजों में सुधार उतना मुमकिन नहीं हो पाया है। RT-PCR टेस्ट जो है वो, उनकी जो लिस्ट है वो अपडेट नहीं की जा रही कई दिनों तक, ताकि आंकड़ों को छुपाया जा सके, और 600 से कम संक्रमित अगर होंगे तो लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। इस वजह से भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। रजी जी, आपको आवाज आ रही है? जी रजी जी, जिस तरीके से RT-PCR जो लिस्ट है वो अपडेट नहीं की जा रही है कई दिनों तक, जो लोग कोरोना टेस्ट कराते हैं उनको इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लिस्ट अपडेट नहीं की जाती। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ है नहीं हुआ। इस तरीके की लापरवाही जो है वो हम स्वास्थ्य विभाग में लगातार देख रहे हैं और इनमें अभी तक कोई सुधार नहीं आया है। मुख्यमंत्री के लगातार दौरे भी हुए, लेकिन उसके बाद भी स्थितियों में थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद लापरवाही की हद फिर से शुरू हो गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने फिर से अपने जो उनका काम है उससे मुंह मोड़ लिया, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं आंकड़े इसलिए भी छुपाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन, 600 संक्रमित कम होंगे तो लॉकडाउन खुल जाएगा। क्या ये वजह भी नजर आ रही है आपको? कहीं बाराबंकी में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? ये सही बात आपने कही, कहीं ना कहीं कोई ये वजह छुपाई जा रही है कि मौत आंकड़े दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में कोविड के कम होते हैं कि 600 से कम हो तो जो लॉकडाउन खोला जा सके। लेकिन आपको बता दें कि बाराबंकी में जो अभी लॉकडाउन में बीता वो बहुत भयावह था। यहाँ पे लोगों की मौतें जो जिस स्थिति में हुई है वो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल की कमी की वजह से और एडमिशन न होने पाने की वजह से, गरीबी की वजह से। जिसके पास पैसा था वो कोविड सेंटर में चला गया, हिंद और म्यो में। लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे वो अपना घर पे इलाज करा रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। बाराबंकी में 30 हजार और 80 हजार के सिलेंडर बेचे गए, सिर्फ एक सारंग फैक्ट्री थी जिसपे जिला अधिकारी ने अपना कब्जा जमा रखा था, और उसके अलावा वो किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे रहे थे। अगर 2-4 सिलेंडर अगर प्रोवाइड करा देते जो घर पे आइसोलेट थे तो उन लोग के भी जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन आंकड़े छुपा रहा है। काफी हद तक जो मौतें हुई है बाराबंकी में उनके आंकड़े खुलकर नहीं आ रहे हैं। मौतों का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है अगर सरकारी आंकड़ों की अपेक्षा बात की जाए तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है बाराबंकी जिले की देखा जाए, क्योंकि जिला अधिकारी अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि कोई मीडिया कर्मी भी उनसे बात करना चाहे तो उसकी भी नहीं सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर जो संस्थाएं काम कर रही थी, अगर उन लोगों ने मिलकर काम न किया होता, उन लोगों ने गरीबों के घर में राशन या दवाइयां न पहुंचाई होती तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। हाँ बिल्कुल रजी, इस वक्त कोई दो राय नहीं है कि अगर ये जो समाज सेवी हैं या जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर
हिस्सा लिया लोगों की मदद करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। अगर प्रशासन के भरोसे वो जनता बैठी रहती तो शायद भूखों मरने की भी नौबत आ सकती थी इस कोरोना काल में, कि लोग कोरोना से तो मर ही रहे थे, साथ ही साथ भूखे भी मरते कहीं ना कहीं। लेकिन जो स्थिति हमने प्रशासनिक अधिकारियों की देखी वो काफ़ी खराब रही। रजी, आपसे जानना चाहूँगी मैं, सैनिटाइजेशन की बात जिस तरीके से गोरखपुर में भी देखने को मिली, लखनऊ में भी देखने को मिली, उस परिवार में अभी तक कोई भी सुध लेने नहीं पहुंचा, सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, लोग मर जाते हैं, उसके बाद कई कई दिनों तक सैनिटाइजेशन नहीं कराया जाता। बहुत ज़्यादा अगर आपका सोर्स है, आप बहुत ज़्यादा कई बार कहेंगे, उसके बाद ही प्रशासनिक अमला पहुंचेगा और उसके बाद सैनिटाइजेशन का कार्य होगा। तो क्या इस तरीके की कमी जो है वो बाराबंकी में देखने को मिल रही है? देखिए, अभी हाल ही में रामनगर क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही की वजह से, अगर कहा जाए कि जागरूकता की कमी की वजह से कुछ लोगों ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई थी और नदी में छलांग लगा दिया था। उसका खंडन जिला अधिकारी ने किया कि ये गलत खबर चलाएगी। अगर मीडिया कोई खबर सही दिखाता है तो उसका खंडन दोबारा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जिला अधिकारी जो बाराबंकी के हैं, उनकी नाकामी अपनी छुपाने के चक्कर में वो खंडन कर देते हैं कि ये खबर गलत है, जबकि कहीं सैनिटाइजेशन नहीं है, कहीं जागरूकता की कमी है कि गांव में अगर जा रहे हैं तो कोविड वैक्सीन लगाने के लिए के नाम पर लोग भगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक प्रशासन की, अगर जिला प्रशासन की लापरवाही कही जाए कि जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। और सैनिटाइजेशन के नाम से आपको बता दें कि 2-4 फोटो अगर ग्रुप पे डाल देते हैं, तो प्रशासन का ग्रुप बना हुआ है कि यहाँ किया गया है। अगर मोहल्ले और गली की बात की जाए तो कहीं नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ रोड पे जाके 2-4 फोटो खिंचवा के वो अपने ग्रुप पे डाल देते हैं और यहाँ पे सैनिटाइजेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो बहुत बड़ी लापरवाही है जिला प्रशासन की कि जो जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन की कमी है। बिल्कुल रजी, मोहम्मद सफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहम्मद सफ़ी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो जाएंगी, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते उनका रजिस्ट्रेशन खुद जो आशा बहुएं हैं, एएनएम कार्यकर्ती हैं वो करवाएंगी। क्या उसके बाद भी लापरवाहियां जो हैं वो देखने को मिली? कहीं कहीं पर तो पैसे लिए जा रहे हैं ग्रामीणों से, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ग्रामीणों को रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे पैसा ऐंठा जा रहा है, वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है ठीक तरीके से, रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, आनाकानी की जा रही। हालांकि कुछ जगह की तस्वीरें जरूर अच्छी भी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं कहीं ये हाल भी देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों से पैसे लिए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर। आपको बता दूं, अगर पैसे लेने की बात करें, कालाबाजारी की बात करें, तो शुरू से ही इसका खेल शुरू हो गया था। वो चाहे अस्पताल में बेड दिलाने के नाम पर पैसा लेना हो, शमशान घाट में दाह संस्कार को लेकर पैसे लेना हो, अगर एम्बुलेंस से कहीं ले जाना हो तो 100 गुना ज्यादा पैसा देना हो, और अगर भर्ती कराना हो तो पैसा देना हो। प्राइवेट अस्पताल को तो बातें नहीं करना है, क्योंकि वो तो पहले से ही लुटेरे हैं, घर बेच भी दे तब भी आप इलाज नहीं करा सकते हैं। और अगर गांव देहात की बात करें तो अभी भी वैसे ही हाल नजर आ रहा है जैसे पहले। बिल्कुल सफ़ी, कहीं ना कहीं इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, गोरखपुर की अगर हम बात करें वैक्सीनेशन को लेकर, तो किस तरीके से वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है गोरखपुर में? क्या जो तमाम ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों से पैसे वसूले जा रहे हैं, वैक्सीनेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, आशा बहुएं, एएनएम जो कार्यकर्तियों को जागरूक करना होता है लेकिन वो भी ठीक से जागरूक नहीं कर पा रहे। अच्छी तस्वीरें भी हैं लेकिन खराब तस्वीरें भी हैं। गोरखपुर में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? सवाल दोहराएं मैम, अपना सवाल दोहराएं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर हर व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी और उसकी जिम्मेदारी, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं या नहीं करना जानते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना नहीं जानते, उनका रजिस्ट्रेशन एएनएम या फिर आशा बहुएं जो हैं वो करेंगी। लेकिन कहीं ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है जहाँ पर पैसे वसूले जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पर, वैक्सीनेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, जागरूकता नहीं ठीक तरीके से जो है वो लोगों को जागरूक नहीं करवा पा रहे हैं। इस तरीके की तमाम तस्वीरें भी हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, अच्छी तस्वीरें भी हैं, बुरी तस्वीरें भी हैं। गोरखपुर की किस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही? देखिए, आपको बताते कि जैसे कि के न्यूज के संवाददाता बाराबंकी ने बताया कि जो प्रशासन है वो 4-5 तस्वीरें डालकर और सिर्फ खाना पूर्ति करता है। वही खाना पूर्ति सिर्फ गोरखपुर में नहीं, गोरखपुर के अन्य जगहों में भी हो रही है। अगर गोरखपुर की वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने की जो मुहिम छेड़ी गई थी सीएम योगी द्वारा, उस मुहिम पर पानी फेर रही है यहाँ का प्रशासन। यहाँ का प्रशासन जो है उन मुहिम पर पानी फेर रहा है। और वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन का ये आदेश आया था कि घर घर जाकर वैक्सीन लगेगी,
और लोगों को उम्मीद आई थी कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं वो उनके घरों पर वैक्सीन लगवा, लेकिन ऐसी कोई बात सीएम सिटी गोरखपुर में सामने नहीं आई है। लोगों को अभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जिनके पास एंड्रॉयड फोन है वो वैक्सीन लगवाएगा। जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको वैक्सीन नहीं लग सकेगी क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी जन सेवा केंद्र पर जाना पड़ेगा, किसी फोटोकॉपी की दुकान पर जानी पड़ेगी और लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद है तो वो कहाँ जाए, क्या करें। वैक्सीनेशन को लेकर शहर में लोग जागरूक है लेकिन गांव में नहीं। जी बिल्कुल अनुराग, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करती हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट से ये तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट की कि कैसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई लखनऊ की, जहाँ पर 8 लोगों की मौत हो जाती है। सैनिटाइजेशन का काम किया ही नहीं जाता, प्रशासनिक अमला जो है वो वहाँ की सुध नहीं ले रहा है। बाराबंकी में एक बेटी ने अपनी माँ को खो दिया इलेक्शन में क्योंकि उनकी माँ की ड्यूटी लगी थी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो मदद मिलनी चाहिए थी, वो उन तक नहीं पहुंच पाई। गोरखपुर में एक मुखिया, घर का जो मुखिया था, उसकी मौत हो गई, उसके बाद भी किसी तरीके की कोई मदद नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी अभी भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं और शायद उन्हें इन परिवारों की चीख पुकार सुनाई नहीं पड़ी। इसीलिए लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको कि जमीनी हकीकत कितनी अलग है सरकारी दावों से। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।